हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, जो हमने दो वीडियो बनाई थी और दो वीडियो में हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कवर किया था। जो फर्स्ट चैप्टर था ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था सेकंड वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिया था कि किस तरह से संसाधनों का जो विकास है ना वो। उसके बाद में रिसोर्स प्लानिंग है, उसको पढ़ लिया था हमने। फिर उसके बाद में रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसको पढ़ लिया था। और उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका संरक्षण है, उसके बारे में हमने पढ़ा था क्यों ज़रूरी है वो। फिर लैंड रिसोर्सेज को पढ़ा था एज ए नेचुरल रिसोर्स, है ना। फिर लैंड यूटिलाइजेशन, किस तरह से उपयोगिता है ना, उपयोग किया जा सकता है लैंड का, कैसे किया जाता है, कितना किया जाता है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, फिर उस जो लैंड है उसका जो पैटर्न है, तरीका है यूज करने का इंडिया में, उसको हमने पढ़ा है ना। और यही हमारा लास्ट पॉइंट था, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डाटा however is available only for 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। कितना एरिया अवेलेबल है, 93% है टोटल का, यानी कि 3.28 का 93% अवेलेबल है ओनली ज्योग्राफिकल एरिया। बिकॉज क्योंकि द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। क्योंकि जो लैंड यूज रिपोर्ट थी ना वो नॉर्थ ईस्ट में हुई तो थी, लेकिन सिर्फ असम को छोड़ के पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी वो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये उन्होंने परसेंटेज निकाला हुआ है। एक और ये है कि मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुछ एरिया जो है ना जम्मू और कश्मीर का, जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ है, और चाइना का, है ना, उसको भी पूरी तरह से सर्वे नहीं किया गया था। तो 93% अवेलेबल है ओनली ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, और जो जमीन या जो भूमि परमानेंट पास्चर में आती है, परमानेंट पास्चर का मतलब यहाँ पे स्थायी रूप से जो चारागाह हैं वो भी क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं वो। हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड। अब वो कहते हैं कि किस तरह से हम अपने जो जानवर हैं उनको, जो जानवर की जो संख्या है ज़्यादा मात्रा में, उनको किस तरह से हम फीड कर पाएंगे, है ना। फीड मतलब उनको खाने के लिए कुछ दे पाएंगे। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फेलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, और बहुत सारा जो करेंट फेलो लैंड है, मतलब अभी जो वर्तमान में जो बंजर ज़मीनें हैं वो भी क्या है, पुअर क्वालिटी की है, मीन्स अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो बेकार क्वालिटी की हैं। और द कोस्ट कल्टीवेशन, और यहाँ पे यदि सिंचाई की जाती है ना तो वो भी ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई पड़ जाता है। हैंस इसीलिए दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। इसीलिए जो ज़मीनें हैं या जो लैंड्स है ना, इनको कल्टिवेट किया जाता है, सिंचाई की जाती है यहाँ पे वंस, एक बार या 2 बार, लगभग कितने सालों में, 2 और 3 ईयर्स में, है ना। एंड इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट शोन एरिया, यदि इनको इंक्लूड कर दिया जाए ना नेट शोन एरिया में, देन द परसेंटेज ऑफ NSA इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54%। तो 54% हो जाएगा NSA टोटल जो रिपोर्टिंग एरिया है। द पैटर्न नेट शोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और ये जो नेट शोन एरिया है ना वो क्या करता है, अलग अलग है। वेरीज ग्रेटली मतलब बहुत भिन्नता रखता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब हरियाणा में कितना है, ओवर 80%, है ना, 80% से ज़्यादा है। एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। और 10% कब है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, मिजोरम में हो गया, मणिपुर में हो गया एंड अंडमान निकोबार में हो गया। नेक्स्ट है
फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अब ये कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया, जो जंगली क्षेत्र है इस मतलब देश में, फार लोअर मतलब बहुत ही निम्नतर है किसकी तुलना में, जितना हमें चाहिए 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया का, उससे वो कम है। एज इट वॉज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जैसे कि इसको आउटलाइन किया गया, दिखाया गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में, राष्ट्रीय वन जो योजना है उसमें ये दिखाया गया है। इट वॉज कंसिडर्ड, और इसको कंसिडर किया गया है या माना गया है इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस, मतलब बहुत ज़रूरी माना गया है किसके मेंटेनेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए इसको ज़रूरी माना गया है कि फॉरेस्ट का एरिया भी कितना होना चाहिए, लगभग 33% होना चाहिए ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। द लाइवलीहुड, और जो आजीविका है, ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों जो लोग हैं उनकी, हु लिव जो रहते हैं नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रिंग्स ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। फ्रिंग्स मतलब किनारों पे जो रहते हैं इन जंगलों में, वो भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किस पे, इनके ऊपर, मतलब जंगलों पे डिपेंड करते हैं वो। ए पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड, एक जो हिस्सा होता है ना जमीन का, उसको कैसे नाम दिया गया है, एक वेस्टलैंड के रूप में माना गया है इनको। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, और इसको रखा गया है किसके रूप में, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए रूप में माना जाता है, मतलब यहाँ पे सिंचाई वगैरह नहीं की जा सकती है, तो ये वेस्टलैंड के रूप में माना जाता है। वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, और वेस्टलैंड में कौन कौन सी जगह आ जाती है, जैसे रॉकी हो गया, रॉकी मतलब जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे सिंचाई नहीं हो सकती। एरिड सूखाग्रस्त जो इलाके होते हैं वहाँ पे सिंचाई नहीं हो सकती। एंड डेजर्ट रेगिस्तान में तो हो ही नहीं सकती है ना, इन क्षेत्रों में क्या नहीं होती है, सिंचाई नहीं होती है, इसीलिए नॉन एग्रीकल्चर एरियाज कहलाते हैं। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट्स, और जो अन्य जो माने गए हैं ना, जो नॉन एग्रीकल्चर एरियाज हैं वो क्या है, जहाँ पे सेटलमेंट्स हो रखे हैं, जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, इंडस्ट्रीज है वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे भी एग्रीकल्चर संभव नहीं है। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड, लगातार हम क्या करते जा रहे हैं, इसका यूज करते हैं, तो उसके कारण ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लंबे समय से, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर, बिना किसी सही मापकों का यूज करते हुए, टू कंजर्व एंड मैनेज इट, क्या करना, इसको संरक्षण करना, उसको मैनेज करना, इसके बिना हम क्या करते जा रहे हैं, कंटिन्यूस यूज करते जा रहे हैं किसका, लैंड का। हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, और इसके कारण क्या हो जाता है, जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब उसमें कमी आ जाती है, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है ना। दिस इन टर्न्स हैज़ सीरियस रिपरक्यूशंस ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, और इसी के कारण क्या पड़ता है, सीरियस रिपरक्यूशंस, क्या मतलब, रिपरकशंस का मतलब होता है यहाँ पे परिणाम, मतलब गंभीर परिणाम होता है किस पे, सोसाइटी समाज पे, एंड द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण पे। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। तो देखते हैं, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब पता ही है आपको कि भूमि का क्या हो जाना, पतन हो जाना, भूमि की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। एंड कंजर्वेशन मेजर्स का मतलब यहाँ पे हो गया संरक्षण संबंधी जो मापक है उनके बारे में डिस्कस किया गया। देखते हैं, वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस, हम क्या कर चुके हैं, हमारी जो ज़मीन है, भूमि है, उसको हम पास्ट जनरेशन से शेयर कर चुके हैं, जो पिछली पीढ़ी है उससे भी। एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन, और हमको ये क्या करना पड़ेगा, अपनी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके साथ में भी शेयर करना पड़ेगा। 95% ऑफ आवर बेसिस नीड फॉर फूड, जो हमारी 95% आवश्यकता है किसकी, आधारभूत जो आवश्यकता है किसके लिए, खाने की, रहने के लिए, एंड क्लोथिंग कपड़ों की, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, वो कहाँ से मिलता है हमको, ज़मीन से मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मानवीय जो क्रियाएं हैं ना, वो क्या कर चुकी हैं, हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन, मतलब ज़मीनों को पतन तो कर ही नहीं दिया है, बल्कि इसके अलावा और उन्होंने क्या किया है, इनका ज़्यादा यूज करने से क्या हो गया, द पेस नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड, इसके कारण क्या हो रही है, जो ज़मीनें हैं उनका नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह से तेज़ गति से हम क्या करते जा रहे हैं, अधिक मात्रा में उनका यूज करते जा रहे हैं, उससे ज़मीनों को नुकसान भी
पहुंच रहा है, डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है साथ में भी, है ना, और डैमेज भी हो रहा है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, वनों का जो कटाव है, ओवर ग्रेजिंग हो गया, मतलब ज़्यादा क्या कर लेना, जो गाय भैंसे हैं, जो कैटल्स हैं, उनके द्वारा ग्रेज कर लेना, उनके द्वारा चर लेना। माइनिंग खानों के लिए भी ये बहुत खान भी एक तरह से क्या है, रीजन है किसका, इसका डिग्रेडेशन का। एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन, मतलब उत्खनन। क्वेरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उत्खनन भी क्या होता है, वो अपना योगदान देता है किस तरह से, लैंड डिग्रेडेशन में, है ना, जिससे हमारी जो ज़मीन है वो क्या होती जा रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है और आगे जाके वो नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर एग्जीक्यूशन, वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ओवर ए बर्डनिंग। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो माइनिंग साइट्स हैं, जो उत्खनन स्थल है ना, उनको क्या कर दिया, आर अबेंडेंड, मतलब उनको छोड़ दिया जाता है, किसके बाद में, एग्जीक्यूशन, उत्खनन के बाद में, उत्खनन का जो कार्य होता है उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। इस कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स, और उसके कारण क्या पड़ जाते हैं, गहरे निशान पड़ जाते हैं। एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्निंग, और कहने का मतलब है अधिक बोझ के निशान छोड़ जाता है वो, है ना, अधिक बोझ का निशान छोड़ जाता है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, जैसे कि झारखंड जैसे स्टेट हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन है वो किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे खानों के कारण हो रहा है। हैव कोज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन, और इसके कारण बहुत सारा क्या है, जो लैंड डिग्रेडेशन है वो होता है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। मतलब ओवर ग्रेजिंग मतलब यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, जानवरों के द्वारा चर लिया जाता है अधिक मात्रा में, है ना, तो इसके कारण भी यहाँ पे क्या है, जो लैंड डिग्रेडेशन है वो होता है। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या कर लेते हैं लोग, सिंचाई करते रहते हैं, ज़मीन का उपयोग बार बार करते रहते हैं, जल्दी जल्दी करते रहते हैं, तो ये भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सोइल। मीन्स पानी की जो भराव की स्थिति हो जाती है ना, उसके कारण भी लीडिंग टू इंक्रीज द सैलिनिटी का मतलब वहाँ पे ज़मीन में क्या आ जाती है, लवणीयता आ जाती है, क्षारीयता आ जाती है मिट्टी में, तो इसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, और जो खनिज पदार्थ हैं जैसे कि उनका जो प्रक्रिया है उनको बनाने की, ग्राइंडिंग करना उनको लाइमस्टोन को, जैसे कि फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, एंड कैल्साइट एंड सॉफ्टस्टोन इंडस्ट्री के लिए, फॉर सैरामिक, है ना, किसका ग्राइंडिंग करना, कैल्साइट का ग्राइंडिंग करना एंड सॉफ्टस्टोन का ग्राइंडिंग करना, किसके लिए, सैरामिक इंडस्ट्री के लिए। जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, उसके कारण वातावरण में क्या होती है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, मतलब मिट्टी वातावरण में उड़ती रहती है। It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. मीन्स ये बाधा बनता है द प्रोसेस, किस प्रक्रिया में, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर है उसकी प्रक्रिया में ये बाधा बनता है, इनटू द सोइल, मिट्टी में, आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड, जब क्या हो जाता है, ये सेटल हो जाता है किस पे, ज़मीन पर। पानी जब ज़मीन पर सेटल हो जाता है तो उसका इन्फिल्ट्रेशन में ये बाधा बनता है, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स, कुछ सालों से, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस मतलब जो कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, केमिकल वाला जो पानी है, वो भी क्या बन जाता है, मतलब है वो क्या है, मेजर सोर्स है, मुख्य क्या है, साधन है किसका, पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का। बहुत सारी जो हिस्से हैं देश के, उसमें वाटर पॉल्यूशन का सबसे मेन रीज़न यहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं
देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बहुत सारे तरीके हैं कि हम सॉल्व कर सकें इन समस्याओं को ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, जो कि संबंधित है किससे, भूमि के अवतरण से संबंधित है। अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। अफॉरेस्टेशन मतलब वनों को लगाना, अधिक मात्रा में वन का पौधों को लगाना, ये हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। और इसी के साथ में प्रॉपर मैनेजमेंट, एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग का, है ना। कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, वो भी हमारी कुछ सीमा तक तो, कुछ मात्रा तक तो हमारी वो भी मदद कर सकता है ना। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, है ना। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स मतलब क्या बना दिए जाए, बाड़े बना दिए जाए, बाढ़ कर दी जाए, है ना, तो वो भी कंट्रोल कर सकती है ओवर ग्रेजिंग को। स्टेबिलाइजेशन, स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड डंस बाय ग्रोइंग थ्रोनीज बुशेज आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। मीन्स यहाँ पे जो रेत के जो टीले हैं उनका अगर स्थिरीकरण किया जाए, स्थिरीकरण किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेज, कंटीली झाड़ियों को लगाकर, है ना। आर सम ऑफ द मेथड, ये कुछ तरीके हैं टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, जिससे क्या किया जा सकता है, भूमि का जो क्षरण है या भूमि का जो पतन है उसको रोका जा सकता है इन एरिड एरियाज, कहाँ पे, सूखे क्षेत्रों में। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, और पूरी तरह से क्या होना चाहिए, एक तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए, सही व्यवस्था होनी चाहिए वेस्टलैंड के लिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, कंट्रोल किया जा सके माइनिंग एक्टिविटीज़ को। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जितने भी कल कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है, पानी है, उनको भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए उसके लिए भी, है ना, उनको परमिशन ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। एंड वेस्ट्स आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबम एरियाज। कहने का मतलब है वेस्ट हो गया आफ्टर ट्रीटमेंट, है ना, सॉरी आफ्टर ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट के बाद में, ऐसा उपचार करने के बाद में, ऐसे तरीकों को अपनाने के बाद में कैन रिड्यूस, हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन, दोनों तरह से ज़मीन के भी और पानी के भी स्तर को जो कम होता जा रहा है उसको हम रोक सकते हैं। कहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरियाज में और सबम एरियाज में, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भी, ठीक है ना। अब बात करते हैं सोइल एज ए रिसोर्स। सोइल भी क्या एक तरह से रिसोर्स है, हमारा संसाधन है, तो इसको भी रीड आउट करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में आता है। सोइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल का मतलब यहाँ पे नवीनीकृत, है ना। इट इज़ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, और ये एक तरह से माध्यम है किसका, पौधों की ग्रोथ का, पेड़ों की ग्रोथ का, एंड सपोर्ट्स, और ये सहायक भी है ये किसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी बहुत ही सपोर्ट करता है ये, है ना। सॉइल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे। द सॉइल इज लिविंग सिस्टम, सॉइल के एक तरह से लिविंग सिस्टम में काउंट करते हैं यहाँ पे। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं यहाँ पे गहराई में बनने में, किसको, मिट्टी को। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, मतलब सबसे पहले रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, इस तरह से ये स्टार्ट होता है। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बहुत सारे जो फैक्टर हैं, कारक है, वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसको बनाने में, सॉइल को बनाने में, है ना। वेजिटेशन हो गया, वनस्पति हो गया, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अन्य जो जीवन के जो प्रकार हैं, है ना, हर तरह से, मतलब वो ये फैक्टर क्या करते हैं, एक जो सॉइल है उसको बनाने में मदद करते हैं। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, अलग अलग जो फोर्सेज होते हैं, जैसे कि तापमान में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, पानी का बहाव जो है उसमें भी क्या करते हैं, सोइल का एक बनना होता है। विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा, ये भी क्या करते हैं, सोइल को बनाने में सहायक है। कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सोइल, ये भी अपना योगदान देते हैं कि सोइल का फॉर्मेशन हो सके। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द, मीन्स जो रासायनिक और जो ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक जो परिवर्तन होता है, विच टेक प्लेस इन द, किसमें, मिट्टी में जो परिवर्तन होता है कार्बनिक रूप से और केमिकली रूप से, है ना, रासायनिक रूप से
सोइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। सोइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सोइल में क्या क्या कंसिस्ट होते हैं? ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक मटेरियल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified in different types. On the basis, किसके आधार पे? On the basis of the factor responsible, मतलब कारकों की जो जिम्मेदार हैं, वो कारक जो जिम्मेदार है उसके आधार पे फॉर सॉइल फॉर्मेशन, किसके लिए? सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो कारक जिम्मेदार है उनके आधार पे कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स, तो जो मिट्टी है वो इनके आधार पे, कलर के आधार पे, थिकनेस के आधार पे, है ना, टेक्सचर के आधार पे, जो भारत है उसमें मिट्टी को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में देखते हैं, इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, बहुत सारी मतलब भिन्न भिन्न फीचर्स हैं किसकी? मिट्टी का। लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, क्लाइमेट रिलियम्स के अकॉर्डिंग है एंड वेजिटेशन टाइप के अकॉर्डिंग है। दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सोइल। इस ये क्या करते हैं? योगदान दिया इन्होंने, मतलब किसके विकास में? मिट्टी के विकास में। तो सबसे पहले जो सोइल आती है वो है एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल को हम कह सकते हैं जो जलोढ़ कछारी मिट्टी होती है वो कहते हैं इसको, एलुवियल सोइल को। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल, सबसे ज़्यादा फैली हुई और महत्वपूर्ण सोइल है ये। इनफैक्ट वास्तव में द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, पूरा जो उत्तरी जो मैदान है ना, आर मेड ऑफ एलुवियल सोइल। वो किससे बना हुआ है? एलुवियल सोइल से बना हुआ है। कछारी जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं एलुवियल, है ना। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। और ये कहाँ से, मतलब कैसे बनी हुई है? जो 3 हमारी महत्वपूर्ण जो हिमालय की जो नदियां हैं, जैसे कि इंडस होगी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उनसे जो पानी आता है, जो नदी बहते हुए लाती है, जो मिट्टी लाती है ना, उसको बोलते हैं जलोढ़ और कछारी मिट्टी। दीज सोइल्स आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान। और ये जो मिट्टी है कहाँ तक फैली हुई है? राजस्थान में है, गुजरात में है, थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। किसके द्वारा फैली हुई है? एक संकीर्ण कॉरिडोर है वहाँ पे, उसके द्वारा। एलुवियल सोइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास। ईस्टर्न कोस्टल मतलब जो पूर्वी जो किनारा है ना, जो मैदानों का जो किनारा है, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज। कहाँ पे? जहाँ पे डेल्टा बने गए हैं महानदी का, है ना, गोदावरी का और कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है ये। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay। कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें रेत, गाद, सिल्ट मीन्स गाद हो गई, है ना, एंड क्ले, और जो मिट्टी है उसके विभिन्न अनुपात उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैली, जैसे ही हम क्या करते हैं नदी घाटियों की ओर बढ़ते हैं, सोइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। जो मिट्टी के कण है आकार में कुछ बड़े दिखाई देते हैं। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली, नदी घाटी का जो ऊपरी जो पहुंच है ना, नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ पे क्या होती है? ढलान क्या होती है? ब्रेक होती है। द सोइल्स आर कोर्स, वहाँ पे क्या हो जाता है? मिट्टी का जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं। सच सोइल्स आर मोर कॉमन इन पिडामोंट। और ये जो सोइल होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है? आम होती है। किसमें? पिडामोंट में। पिडामोंट जो मैदान है उसमें, सच एज द्वार्स, चोस एंड तेराई, जैसे कि द्वार हो गया, चोस हो गया, या तेराई क्षेत्र कहलाते हैं। ये जो जहाँ से वो नदियाँ बहती हुई निकलती हैं, इन क्षेत्रों को हम द्वार, चोस और तेराई क्षेत्र कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, किसके बजाय? ग्रेन्स के साइज के अलावा और घटकों के अलावा, सोइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। जो मिट्टी है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? उसकी एज के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, और उसके एज के अकॉर्डिंग अनुसार, एलुवियल सोइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल, है ना। जो इसको ना 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पुरानी जो ये जलोढ़ कछारी जो मिट्टी है उसके रूप में, जिसको बांगड़ कहते हैं, और एक नई जो कछारी जो मिट्टी है जिसको हम खादड़ कहते हैं। द बांगड़ सोइल्स हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ, और जो बांगड़ सोइल होती है ना उसमें क्या पाई जाती है? उच्च कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे सांद्रता से है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो
क्या है यहाँ पे, कंकड़ नोड्यूल्स देन द खादड़, है ना, कंकड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है किसकी तुलना में, खादड़ की तुलना में। और जो खादड़ है इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। एंड इज़ मोर फर्टाइल, और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है खादड़ किसकी तुलना में, बांगड़ की तुलना में। ठीक है। एलिवियल सोइल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल, अगर पूरी रूप से देखा जाए तो एलिवियल सोइल कैसी है, एक तरह से उपजाऊ मिट्टी है। मोस्टली दीज सोइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटास, और अगर देखा जाए मोस्टली, है ना, तो इस मिट्टी में क्या क्या कंटेन होता है, क्या क्या होता है, सही मात्रा में और ना बैलेंस, एक तरह से समानुपात में ये पाई जाती हैं। पोटास होता है इसमें, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जो कि बहुत ही आदर्श होता है किसकी ग्रोथ के लिए, शुगर कैन हो गया, पैडी हो गया, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स, इन सभी फसलों के लिए बहुत ही आदर्श मिट्टी मानी जाती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, उच्च उपजाऊपन क्षमता पाई जाती है, तो इसके कारण रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सोइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। एंड डेंसली पॉपुलेटेड, और यहाँ पे अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि जहाँ पे मिट्टी अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, वहीं पे क्या होगी, खेती होगी, और उसके आसपास के इलाकों में लोग बस जाएंगे। सोइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन, और जो मिट्टी होती है ना सूखे इलाकों में, सूखे क्षेत्रों में, आर मोर एल्कलाइन, और एल्कलाइन का मतलब यहाँ पे हो गया जो क्षारीयता पाई जाती है मिट्टी में, है ना, अगर उसका सही रूप से क्या किया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सकती है, तो वो प्रोडक्टिव हो सकती है, हमें उत्पादन दे सकती है, एंड और सिंचाई के लिए भी वो उपयोगी हो सकती है। ठीक है। ब्लैक सॉइल, दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगर सोइल्स, ये जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, कैसी होती है, कलर में ब्लैक होती है, और इसको अन्य नाम से जाना जाता है जिसको रेगर कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और जो काली मिट्टी है वो आइडियल होती है किसके लिए, कपास के लिए। एंड इज़ आल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसको जाना जाता है किसके नाम से, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से। इट इज़ बिलीव्ड, और ये ऐसे माना जाता है, दैट क्लाइमेटिक कंडीशन, कि जो जलवायु जो कंडीशन होती है, अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक, और साथ में पेरेंट रॉक का जो मटेरियल है, जो सामग्री है, आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये महत्वपूर्ण कारक है किसको बनाने में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी को बनाने में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो पेरेंट रॉक मटेरियल है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, और इस प्रकार की जो मिट्टी है ना वो क्या है, टिपिकल है, मतलब दक्षिणी जो ट्रैप है उस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट, जो कि फैली हुई है, कहाँ तक फैली हुई है, उत्तर पश्चिमी दक्कन, है ना, ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू है, उत्तरी पश्चिमी दक्कन के पठार में फैले, है ना, जो ये दक्षिणी ट्रैप है, यहाँ पे इसकी विशेषता पाई जाती है, ये विशेष है। और ये किससे बनी हुई है, डेक्कन प्लेटू, एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, और ये लावा के बहाव से वो बनी हुई है ना, जो पत्थर वगैरह जो किससे बने हुए, लावा के प्रवाह से बने हुए वो। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, और किसको कवर करते हैं, ये पठार को कवर करते हैं, महाराष्ट्र के, सौराष्ट्र के, मालवा के, मध्य प्रदेश के, एंड छत्तीसगढ़। एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट, और कहाँ तक फैले हुए हैं वो, कहाँ तक फैलते हैं, साउथ ईस्ट तक है वो डायरेक्शन में। अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज, जो गोदावरी और जो कृष्णा वैली घाटियाँ हैं वहाँ तक वो फैले हुए हैं। नेक्स्ट है, द ब्लैक सोइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, और जो ब्लैक सोइल है, जो काली मिट्टी है, वो किससे बनी हुई है, बहुत ही जो महीन छोटे छोटे जो क्लेई मटेरियल होते हैं उनसे वो बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है वो। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मतलब इसमें जो आर्द्रता है ना, गीलापन है, वो इसमें क्या कर सकती है, ये कैपेसिटी है इसमें उसको होल्ड करने की, है ना। इन एडिशन, अगर इसमें और एक बात जोड़ दी जाए, दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो पोषक तत्व हैं, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, है ना। ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं मिट्टी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी।
दीज सोइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट्स क्या होते हैं, इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, और ये कब डेवलप होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसके अंदर डीप क्रैक्स आ जाते हैं, गहरे दरारें बन जाती है। विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सोइल, जिसके कारण क्या हो सकता है, क्या होता है, एरेशन का मतलब हवा मिलती है किसको, मिट्टी को, है ना। दरारों के कारण क्या मिलती है, हवा मिलती रहती है किसको, मिट्टी को। दीज सोइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन यू अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। और ये जो मिट्टी है, आर स्टिकी मतलब चिपचिपी होती है, व्हेन वेट जब गीली हो जाती है, एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस, और इस पर काम करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, अनलेस टिल्ड इमीडिएटली, जब तक कि इसको क्या नहीं किया जाता है, सुखाया नहीं जाता है ना। आफ्टर द फर्स्ट शॉवर ऑफ, पहला जो शावर होता है किसका, मानसून पीरियड का, है ना, उस दौरान बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा टिल्ड किया जाता है, इसको मतलब अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाते हैं, मुश्किल हो जाता है इसमें काम करना, है ना, खेती वगैरह। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सोइल्स। रेड सोइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन आइग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। कहने का मतलब है जो रेड सोइल होती है वो कहाँ डेवलप होती है, क्रिस्टलाइन आइग्नियस रॉक पे, मतलब क्रिस्टल जो आग्नेय चट्टाने हैं वहाँ पे डेवलप होती है। इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जो पूर्वी इलाका हो गया और जो साउदर्न पार्ट दक्षिणी इलाका हो गया, जैसे कि डेक्कन प्लेटू वगैरह है ना, वहाँ पे। येलो एंड रेड सोइल्स आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। येलो रेड सोइल कहाँ कहाँ मिलती है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, जो गंगा का मैदान है वहाँ पे, एंड अलॉन्ग द पिडामेंट जोन, और जो पिडामेंट क्षेत्र है ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट का। दीज सोइल्स डेवलप अ रेडिश कलर, और इसमें जो रेडिश कलर है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन का डिफ्यूजन होता है। किसका डिफ्यूजन होता है, लोहा जो अयस्क है उसका डिफ्यूजन होता है। क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्रिस्टलाइन और कौन सी चट्टाने हैं, जो रूपांतरित चट्टाने हैं, उनमें डिफ्यूजन होता है किसका, आयरन का। इट लुक्स येलो, और येलो कब दिखाई देती है, व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में दिखाई देती है तब वो येलो कलर की दिखाई देती है। नेक्स्ट है लेटराइट सोइल। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। कौन से वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया है, लेटर से, और इसका मतलब होता है ब्रिक, विच मीन्स ब्रिक। द लेटराइट सोइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कहाँ पे डेवलप होती है, जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, जहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है और उपोष्ण कटिबंधीय, वहाँ पर ये डेवलपमेंट होता है इसका, लेटराइट सोइल का। और यहाँ का जो सीजन होते हैं वो वेट और ड्राई सीजन होते हैं। द सोइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, और भारी बारिश के कारण इसका क्या होता है, निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप लेटराइट सोइल बनती है। लेटराइट सोइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, बहुत गहरी है ना, डीप टू वेरी डीप। एसिडिक, इसमें pH 6.0 के करीब होता है। जनरली सामान्यतः डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। डिफिशियंट मतलब ये सही नहीं है किसके लिए, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स के लिए। एंड अकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट, और कहाँ पे होती है ये, साउदर्न स्टेट जितने भी हैं, दक्षिणी जो क्षेत्र हैं, वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट पे भी ये मिलती है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया, एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हो गया। वेयर दीज सोइल सपोर्ट डिसाइडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर ये पतझड़ी जो वन होते हैं या फिर सदाबहार वन है उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है ये मिट्टी। इट इज़ ह्यूमस रिच, इसमें ह्यूमस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बट अंडर स्पास नेक्स्ट है vegetation and in semi arid environment it is generally humus poor। लेकिन जहाँ पे कम वनस्पति पाई जाती है ना, स्पास वेजिटेशन, कम वनस्पति पाई जाती है, एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट। सेमी एरिड मतलब थोड़ा सा जो सूखा जो वातावरण होता है वहाँ पे, इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, इसमें जो ह्यूमस है उसकी मात्रा क्या होती है, जनरली सामान्यतः कम होती है ना। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन लैंडस्केप। और ये क्या करते हैं, प्रोन टू इरोजन मतलब ये कारण बनती है किसका, मिट्टी के कटाव का, एंड डिग्रेडेशन, और मिट्टी के डिग्रेडेशन मतलब उसके स्तर को घटा देती है, ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, उनकी जो पोजीशन होती है ज़मीन पे, उसके कारण उसका जो मिट्टी का कटाव है और डिग्रेडेशन होता है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन, किसके बाद में,
अगर सही रूप से हम क्या करें, सॉइल कंजर्वेशन करें, तकनीकों का यूज करें, सॉइल कंजर्वेशन तकनीकों का, तो पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, कहाँ पे विशेषतः जो हिली एरिया पहाड़ी इलाका है कर्नाटका का, केरला का एंड तमिलनाडु का, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल, बहुत ही उपयोगी है ये मिट्टी फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। क्या उगाने के लिए? टी एंड कॉफ़ी उगाने के लिए। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स। और जो लाल लेटराइट है ना वो सॉइल, वो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला हो गया, वहाँ पे बहुत ही क्या है ये सूटेबल है, उपयुक्त है। कौन सी क्रॉप के लिए? कैश्यू नट के लिए, है ना, काजू के लिए। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कौन सी होती है? जो सूखी जो मिट्टी होती है। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, है ना। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सैंडी होती है, मिट्टी की तरह दिखाई देती है, एंड सेलाइन इन नेचर, और थोड़ी सी क्या होती है, चिकनी टाइप में होती है वो, है ना। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय द एवोपोरेटिंग द वाटर। कुछ जो क्षेत्र है ना इसमें क्या मिलते हैं, इसमें कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे इस मिट्टी में थोड़ा नमक होता है ना, कंटेंट पाया जाता है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंड कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट जो होता है आम जो नमक होता है वो भी इज ऑब्टेन बाय एवोपोरेटिंग। वो कैसे प्राप्त किया जाता है? जब पानी को वाष्प बना के उड़ाया जाता है, मतलब उसको जैसे सूर्य की गर्मी से क्या होता है वो हवा में उड़ता है, तो उससे क्या बनता है, पानी ऊपर चला जाता है और नीचे नमक रह जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा, बड़ा ही ड्राई है, हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इवोपोरेशन इज़ फास्टर, और जो वाष्पीकरण है वो बहुत ही तेज़ गति से होता है। एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, और जो सॉइल है वो क्या करती है, मतलब उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है एंड मॉइस्चर होता है, तो वो उड़ जाता है ना। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। और जो लोअर हॉरिजन है, नीचे जो क्षितिज वाला जो क्षेत्र है ना, ऑफ द सॉइल मिट्टी का, आर ऑक्यूपाइड, उसमें क्या ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, कंकड़ आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम, इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, कंटेंट डाउनवर्ड्स, जो नीचे बैठ जाते हैं, कैल्शियम जो है ना वो कैल्शियम कंटेंट थोड़े नीचे बैठ जाते हैं। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट इन इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan। मीन्स जो कंकड़ होते हैं ना, जो कंकड़ की जो लेयर होती है उसका जो बनना होता है, द बॉटम हॉरिजन, वो क्या करता है, जो पानी का जो घुसपेट है, कह लें एक तरह का, मतलब पानी का जो घुसना है वो उसको क्या कर देता है ना, बंद कर देता है ना, प्रतिबंधित कर देता है। और आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, और उचित सिंचाई के बाद में, दिस सोइल्स बिकम कल्टिवेबल, और ये जो मिट्टी है वो कैसी बन जाती है, खेती योग्य बन जाती है, एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान के मामले में हुआ है ना। तो ये कल्टिवेबल हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में भी एरिड सोइल को भी और लेटेराइट सोइल को भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फॉरेस्ट सोइल्स। These soils are found in the hilly and mountainous areas। ये जो मिट्टी है वो कहाँ मिलती है हमें, जो पहाड़ी जो इलाका है ना, पठारी जो इलाका है वहाँ पे मिलती है। Where sufficient rain forest are available, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। The soils texture varies according to the mountain environment, और जो मिट्टी का जो टेक्सचर है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है ना, जैसे कि जो माउंटेन का जो वहाँ पे एनवायरनमेंट रहता है। When they are formed, जब वो बनती है। They are loamy and सिल्टी इन वैली साइड्स, वो लूमी होती है थोड़ी सी, एंड सिल्टी, है ना, वैली साइड में, घाटियों की साइड में वो सिल्टी होती है। एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, है ना, इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज। दिस सोइल्स एक्सपीरियंसेस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। मीन्स यहाँ पे देखते हैं ऊपर से वापस से एक बार, इन द स्नो कवर्ड एरियाज, है ना, सॉरी यहाँ पे देखते हैं कि दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। कहने का मतलब है वे घाटी के किनारों पर है ना दोमट और सिल्टी हैं, है ना, घाटी के किनारों पे वो क्या है, दोमट और सिल्टी हैं, और ऊपर ढलानों में वो मोटे अनाज हैं, है ना, अपर स्लोप्स कोर्स ग्रेन्ड, है ना, मोटे अनाज की तरह वहाँ पे वो मिलती है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज, और जो स्नो कवर्ड एरियाज है जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है ऑफ हिमालय के, दिस सोइल्स एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन, ये जो मिट्टी है वो ना अनाच्छादन को अनुभव करती है। किसको अनुभव करती है? अनाच्छादन को अनुभव करती है। एंड आर एसिडिक, और थोड़ी सी क्या होती है वो
अम्लीय होती है, विद लो ह्यूमस, उसमें कम मात्रा में क्या पाई जाती है, ह्यूमस सामग्री पाई जाती है ना। द सोइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एल्यूवियल फेंस आर फर्टाइल। जो मिट्टी है ना ये फाउंड इन द लोअर पार्ट्स, नीचे वाले जो हिस्सा है ऑफ द वैलीज घाटी के, वहाँ पे पाई जाती है, पर्टिकुलरली विशेष तौर पे ऑन द रिवर टेरेस, जहाँ पे रिवर का निकलना होता है वहाँ पे इसको पाया जा सकता है। एंड एल्यूवियल फैंस आर फर्टाइल, और ये जो एल्यूवियल होती है ये कैसी होती है, फैंस जो भी बनती है, मिट्टी का जो एक तरह से रूप होता है वो कैसा होता है, बड़ा ही उपजाऊ होता है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, और सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है मिट्टी का संरक्षण। द डेन्यूडेशन, जिस तरह से अनाच्छादन होता है ऑफ द सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सोइल इरोजन, कि जिस तरह से अनाच्छादन होता है मिट्टी का, मिट्टी के कवर का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जमीन का वो हट जाता है, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग और धुल जाता है, डाउन इज डिस्क्राइब नीचे की तरफ चला जाता है मिट्टी का हिस्सा, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया, एज ए सोइल इरोजन, मतलब मिट्टी का कटाव कहा गया है। द प्रोसेसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, और ये जो प्रोसेस होता है, जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है मिट्टी का बनना और उसका मिट्टी का कटाव होना, गो ऑन सिमल्टेनियसली, वो मतलब लगातार चलता रहता है, एंड जनरली और सामान्यतः देयर इज बैलेंस बिटवीन द टू, वहाँ पे क्या बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है, किसका, टू, दोनों का, है ना, इरोजन का भी और फॉर्मेशन का भी। समटाइम्स कभी कभी दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, और इस कभी कभी ये जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है, ये क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, किसके कारण, मानवीय जो क्रियाएं हैं उनके कारण, लाइक डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि वनों का कटाव हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, एंड माइनिंग हो गया, एटसेट्रा। वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सोइल इरोजन, और जबकि जो प्राकृतिक रूप से कैसे होता है इसमें मिट्टी का कटाव, विंड से होता है, ग्लेशियर के खिसक जाने से होता है, एंड वाटर, और जो ग्लेशियर पिघलता है उसका जो पानी गिरता है ना, उससे भी वो मिट्टी का कटाव होता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सोइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रनिंग वाटर है वो क्या करता है, जैसे मतलब तेज बहाव होता है पानी का, तो वो काट देता है मिट्टी को, क्लेई सोइल्स को, है ना, एंड मेक्स डीप चैनल्स, और उसमें चैनल बना देता है, जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे है ना, दरारों के रूप में, गलीज के रूप में वो बना दिया है ना। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, और जो ज़मीन है वो क्या हो जाती है, कल्टिवेशन के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, सिंचाई के लिए, एंड इज नोन एज बैड लैंड, और किसके रूप में जानी जाती है, फिर बैड लैंड कहा जाता है उसको। इन द चंबल बेसिन, जो चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पे, सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविन्स, यहाँ पे इन क्षेत्रों को, जो ज़मीन है उनको क्या कहते हैं, रेविन्स कहते हैं। समटाइम वाटर फ्लोज एज शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, और कभी कभी जो वाटर जो फ्लो करता है, पानी जो बहता है, एज शीट ओवर, एक जो शीट होती है ऊपर वाली जो परत होती है, ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप, मतलब नीचे की तरफ बहती हुई चलती है ना। इन सच केसेस, और इस तरह से इन केसेस में द टॉप सोइल इज वॉश्ड अवे, जो ऊपर की जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, धुल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दिस इज नॉन एज द शीट इरोजन, और इसको क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं, मतलब ऊपरी जो परत है उसका कटाव कहना, है ना। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ अ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नॉन एज विंड इरोजन। विंड ब्लोज मतलब जैसे हवा बहती है और वो मिट्टी को क्या कर देती है, लूज सॉइल ऑफ, जो मिट्टी है उसको हवा उड़ाते हुए ले जाती है। फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, फ्लैटली उड़ाती है या समतली उड़ा लेती है, फिर नीचे की तरफ उड़ाती है ना, नॉन एज द विंड इरोजन। उसको क्या कहते हैं, हवा के कारण मिट्टी का कटाव होना कहते हैं। सोइल इरोजन इज आल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, और सोइल इरोजन का एक और कारण है कि हम सही रूप से जो फार्मिंग है वो नहीं कर पाते हैं। डिफेक्टिव मेथड मतलब ऐसे मेथड का यूज करते हैं जो कि डिफेक्टिव है, गलत है ना, तो उसके कारण भी सोइल इरोजन होता है। प्लॉगिंग इन अ रॉन्ग वे, खेतों को जोतना गलत तरीकों से। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। द स्लोप फॉर्म्स चैनल्स, और जो स्लोप है उसमें क्या बनाते हैं हम, चैनल्स बना लेते हैं फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर, ताकि क्या हो सके, पानी का बहाव जल्दी से पूरे फील्ड में फैल सके। टू सोइल इरोजन, और इसी के कारण क्या होता है, फिर सोइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, ऊपर का जो मिट्टी है वो नीचे खिसक जाती है। प्लॉगिंग अलॉन्ग द कंटूर लाइन्स कैन declarate the flow of water down the slopes. This is called the contour plogging. Means plogging along the contour lines,
मतलब जो समोच्च रेखाएं होती है ना, उनके साथ में क्या करना, जुताई करने से ढलानों के नीचे जो पानी है वो क्या होता है, उसका प्रवाह धीमा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कंट्योर प्लॉगिंग, और इसको क्या कहते हैं, समोच्च जुताई कहा जाता है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग ट्रेसेस, और ये जो स्टेप्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं आउट ऑन द स्लोप्स, क्या बना के, टेरेसेस बना के उनको कट कर सकते हैं। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, और जो टेरेस कल्टीवेशन है ना, वो किसको प्रतिबंधित करती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, पश्चिमी और जो मध्य जो हिमालय है, हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से क्या है, टेरेस फार्मिंग डेवलप है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़े खेत हैं, उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और उसके बीच में क्या उगी हुई है, घासें उगी हुई हैं, है ना, क्रॉप्स के बीच में, फसलों के बीच में। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, और इसके कारण क्या होता है, जो हवा है उसका जो प्रवाह है वो क्या हो जाता है, मतलब टूट जाता है बीच में, है ना। दिस मेथड इज नोन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग, और इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। प्लांटिंग लाइन्स मतलब लाइन से क्या करना, उगाना, ट्रीज को, पेड़ों को उगाना क्या कहलाता है, क्या होता है, उससे क्या क्रिएट होता है, शेल्टर क्रिएट होता है। आल्सो वर्क इन सिमिलर वे, है ना, पेड़ों को उगा देते हैं खेतों के चारों तरफ लाइन से, तो उससे भी क्या होती है, जो हवा है, विंड है, उसको वो कट कर देता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, और इस तरह की जो पेड़ों की जो रोज होती है उसको क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, जो कि रोकती है हवा के तेज प्रवाह को। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes, और ये जो शेल्टर बेल्ट्स होती है वो किसको मदद करती है, किसके स्टेबलाइजेशन में मदद करती है, सैंड डन्स के स्टेबलाइजेशन में मदद करती है। जो मिट्टी के जो हम खेतों में जो बनाते हैं डन्स, है ना, टीले टाइप में, तो उनको वो स्टेबलाइज करती है, स्थायी बनाती है। एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया, और पश्चिमी जो भारत है वहाँ पे स्टेबलाइज करती है किसको, जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसको भी वो स्थायित्व प्रदान करती है। कौन सी चीज़, यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे। और अगर ये मेहनत थोड़ी सी आपको पसंद आई है तो फिर आप इस वीडियो को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। ओके, थैंक यू।